देखिए, जो आपका नया टॉपिक है वो जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस पढ़ना है हम लोगों को। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दो पार्ट है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में आज डेट क्या है? 30 है। 3 आनुवंशिकी है ना। जेनेटिक्स में दो पार्ट है। पहला क्या है? इनहेरिटेंस एंड सेकंड है वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों को हम लोग मिल करके जेनेटिक्स में एक साथ पढ़ते हैं। ये वाला गेट पर तो हाँ सही है, हाँ सही है। तो इनहेरिटेंस के बारे में शुरुआत में जो जानकारियाँ थी उन जानकारियों को हम लोग अपने बाद में समराइज कर लेंगे कि सबके अलग अलग विचार थे। शुरू में कोई जेनेटिक्स के बारे में डिटेल स्टडी हुई नहीं थी मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये नहीं पता था कि लक्षण अगली पीढ़ी में किस तरह से जाते हैं। एक अनुमान लगाया गया। तो कुछ का मानना यह था कि जीवों के शरीर में कुछ द्रव होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड्स इकट्ठे होकर के विशेष कोशिकाओं में पहुँच जाते हैं और वो कोशिकाएँ नई जीव का निर्माण करती हैं। कुछ का मानना यह था कि एक स्पर्म है और स्पर्म के अंदर एक छोटा सा मनुष्य होता है, वो बाद में बड़ा हो जाता है। होमोन्क्यूलस थ्योरी है। ठीक है, कुछ थ्योरी ऐसी है इनकेसमेंट थ्योरी, जिसमें चाइनीज बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ओवा में, वो सभी शरीर की कोशिकाओं से, सभी अणुओं से छोटे छोटे डिजाइन किए हुए बॉक्स होते हैं, वो सब मिल करके एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग विचार सबके थे, लेकिन वर्तमान में जो अध्ययन है उन अध्ययनों के आधार पर ये स्पष्ट हो चुका है कि जेनेटिक्स में जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर्स आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। एक निश्चित क्रम में न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से कोडॉन बनते हैं और ये कोडॉन का एक निश्चित क्रम एक विशेष अमीनो एसिड का निर्माण करता है। कुल 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर में है और उन अमीनो एसिड के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तरीके से जुड़ जाने से एक विशेष प्रोटीन या संरचना का निर्माण होता है। जिस तरीके से पूरी संरचना के निर्माण के पीछे आज मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ठीक है, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप डीएनए, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस ये सब पढ़ेंगे। और हम लोग जो है सिर्फ मेंडल्स के जो आनुवंशिकी के नियम हैं इनहेरिटेंस के ला है, और उसके बाद जो मेंडल ने नए नियम दिए इनहेरिटेंस के, मेंडल की मृत्यु के बाद जो नए ऑब्जर्वेशन हुए, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि सभी जगह पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। दो पार्ट हो गए उसमें, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हमने दो पार्ट, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स ने जो नियम दिए थे, कई जगह पर वो नियम लागू नहीं होते, तो उनको हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत अध्ययन किया। और इस अब मेंडल्स के कितने, मेंडल्स के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेंडल्स के 3 नियम हैं। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ मेंडल ने दिए थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिल रहे हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसे नियमों को हम लोग जो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मेंडल के नियम में जो चीज़ें थी वो जब नहीं मिली, तो बात यह आई कि जीन्स में आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और इंटरेक्शन के कारण कुछ नए परिणाम मिलते हैं। तो
नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स की आपसी इंटरेक्शन से जो नए परिणाम मिलते हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ जीन, ये जो टॉपिक है। अब देखिए जीन जो होते हैं, आपको पढ़ा है कि जोड़े में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बस जरा डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। एक जीन इसमें डोमिनेंट जीन कैपिटल टी यहाँ है और स्मॉल टी रिसेसिव जीन यहाँ है। यानी जीन्स जो है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीन स्थिति में हो सकते हैं। ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव हो गए और ये हेटेरोजाइगस हो गए। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस, है ना। तो ये जो परिणाम आया वो क्या है, इंटरेक्शन का परिणाम है आपस में जीन्स के मिलने से। अभी इंटरेक्शन नहीं है लेकिन साथ साथ आने से ये परिणाम आए कि हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी। तो हम बात कर रहे थे कि जब जीन साथ साथ आते हैं तो साथ साथ आने पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक तो डिस्कस किया था कि जीन्स के साथ साथ आपस में विनिमय से नए लक्षण प्राप्त होते हैं। लेकिन मेंडल ने उसमें जो अनुपात बताए थे और जो लक्षण बताए थे उनकी एक सीमा थी। ठीक है, अब ऐसी भी स्थितियाँ मिली कि हमें पेरेंटल कैरेक्टर से हट के कोई नया कैरेक्टर मिल रहा है, तो उन्होंने ये डिस्कस ये किया, जैसे ये कैपिटल टी जीन है, ये क्या है, एलील है ना, जोड़े में जो जीन्स पाए उनको एलील्स कहते हैं। तो ठीक है, और दूसरे जोड़े में ये है, ये भी एलील है। तो एक इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि एलील का आपस में हो, इसको क्या बोलेंगे, एलिलिक इंटरेक्शन। और दूसरा क्या होगा, एक एलील का आपस में इसका इससे इंटरेक्शन हो, इसका इससे हो, इसका इससे हो, इसका इससे। ठीक है, एलिलिक इंटरेक्शन। जब दो एलील आपस में इंटरेक्शन करें उसको क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे दो तरह के इंटरेक्शन हो गए, एलिलिक इंटरेक्शन और दूसरा है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, हम एक एक को भी डिटेल में देते हैं, एक से आउटलाइन बना लें आप कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे उसको आगे पढ़ना है उसको। एलिलिक इंटरेक्शन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है आपने पढ़ा होगा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने दो वर्गों में लिथल जीन्स या लिथल एलील्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं में हमने दो ग्रुप में बांट दी हैं। इस तरह के बहुत सारे नए अनुपात होते हैं जिन पर आपको समझना है और समझने के बाद सिर्फ उसके रिजल्ट को याद कर लेना है। टर्म समझ में आ जाएगा, उस टर्म का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है उन शब्दों के अनुसार आपस में जीन्स की क्रिया के परिणाम स्वरूप। जैसे कहीं पर आप देखेंगे कि आपस में इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप आपको मालूम है 16 अनुपात होते हैं। ठीक है, अब 16 होते हैं, एक ब्लॉक में इस तरह से F2 जनरेशन में 16 अनुपात होते हैं। कहीं पर मेंडल ने क्या 9, 3, 3, 1 मिल रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं, मेंडल ने बताया था ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, अब कहीं पर क्या हुआ कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो बिल्कुल चेंज हो गया, एक नया कैरेक्टर आ गया जो पेरेंट्स में था ही नहीं। 9 अनुपात में एक ऐसा लक्षण मिल गया जो किसी पेरेंट में नहीं था। तो ऐसे लक्षणों के बारे में मेंडल ने नहीं डिस्कस किया था, उनको फिर आगे दूसरे लोगों ने डिस्कस किया। तो पता चला 9 अनुपात में, जैसे ये आपका
एक रेड है, रेड में एक ब्लैक कलर का है, एक वाइट कलर का है। और जो हमें तो सामान्य तौर पर ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है, तो मेंडल के नियम के अनुसार 9 अनुपात में ब्लैक, 1 अनुपात में वाइट और 3 अनुपात में रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर, यानी आधा ब्लैक आधा वाइट मिलना चाहिए था, ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें 9 अनुपात में एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो ना ब्लैक है ना वाइट है, डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कहीं पर ऐसे भी मिल सकता है कि 9 की जगह यहाँ 9 3 12 अनुपात 3 अनुपात 1 मिल रहा है रिजल्ट। कहीं पर क्या है 12 3 15 अनुपात 1 मिल रहा है रिजल्ट, ठीक है। इन सब अलग अलग स्थितियों के जो परिणाम है उसका उसके पीछे मेन कारण होता है इंटरेक्शन, जीन्स की आपसी क्रिया, ठीक है। उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आज पहले हम मेंडलिज्म पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये हो गया था वेरिएशन, जो दूसरा पार्ट है, ठीक है। वेरिएशन के पीछे एक तो आपको मालूम है मुख्य कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और वेरिएशन रोकने के पीछे कारण क्या है, लिंकेज। जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में A, B, C, D जीन है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जीन्स अगर आपस में जो जीन साथ साथ पाए जाते हैं, साथ साथ ही अगली पीढ़ी में जाने का प्रयास करें, उसको बोलते हैं लिंकेज। और जब लिंक जीन्स के बीच में आपस में, जैसे ये जीन A, B, C, D, तो इस अनुपात में जाने का प्रयास करें तो लिंकेज है। और अगर क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होगा, A, B, C, D, A, B, C, D, B से टूट गए दो जीन। अब ये जो लक्षण है, एक में स्मॉल a स्मॉल b आ गया, दूसरे में कैपिटल A कैपिटल B चला गया। तो ये परिणाम जिसके हैं क्रॉसिंग ओवर के। तो वेरिएशन के पीछे मुख्य कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। और वेरिएशन को रोकने के लिए जिम्मेदार कारक है लिंकेज, ठीक है। ये टॉपिक आपके आ जाएंगे। फिर लिंकेज में भी दो तरह के लिंकेज है। एक है सेक्स, क्रोमोसोम्स के साथ जुड़कर के लक्षणों की अनुवांशिकी, क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जाते हैं, कुछ होते हैं जो वाई क्रोमोसोम के साथ अनुवांशिक होते हैं। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, लिंकेज में ये है। और दूसरे कौन से हैं, सोमैटिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सोमैटिक लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे शरीर में 22 पेयर हैं, 22 जोड़ी हैं, ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं जो शरीर की संरचना बनाते हैं। तो अभी तक हमें ये मालूम था कि क्रोमोसोम्स जो अनुवांशिक हो रहे हैं तो उनमें से मेल या फीमेल बनाने का काम तो XY क्रोमोसोम कर रहे हैं और बाकी लक्षण सोमैटिक क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। यही पता था हमें कि क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 जोड़ी हैं। उन क्रोमोसोम्स को हम क्या करते हैं, एक ऐसे निश्चित क्रम में अरेंज करते हैं। जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को एक साथ जोड़े में होंगे। ये एक साइज के बड़े क्रोमोसोम एक जोड़ा हो गया। जो सबसे बड़ा होगा वो 1 नंबर का क्रोमोसोम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो 23वें नंबर का क्रोमोसोम होगा। ऐसे घटते हुए क्रम में हम क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप, ठीक। तो क्रोमोसोम्स का एक आगे हमें जो पढ़ेंगे ना, तो कैरियोटाइप भी आपके उसी जेनेटिक्स का पार्ट है। इसको पढ़ना पड़ेगा हमें समझने के लिए। इस क्रोमोसोम में ये जीन्स होते हैं, ठीक। तो ये सब जीन्स सोमैटिक
लिंक इनहेरिटेंस को दर्शाते हैं। ये सब जीन्स सोमेटिक क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। अब होता क्या है, इसी में वाई क्रोमोसोम है, मान लीजिए छोटा वाला है वाई क्रोमोसोम, तो इसमें भी कुछ लक्षण जुड़े होते हैं जिनके बारे में पहले अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि इन वाई और एक्स क्रोमोसोम में कुछ विशिष्ट लक्षण जुड़े होते हैं जिनको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी ऐसे लक्षण, ऐसे क्रोमोसोम जो वास्तव में एक्स होंगे तो फीमेल बनाएंगे और एक्स वाई होंगे तो मेल बनाएंगे। अभी तक हम समझते थे ये सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन एक निश्चित भाग करता है। ऐसे जीन को बोलते हैं होलेंड्रिक जीन, यानी पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा, एक निश्चित जीन मेलनेस के लिए जिम्मेदार है, ये है वाई क्रोमोसोम। तो एक निश्चित भाग उस वाई क्रोमोसोम का वो मेल या फीमेल बनाता है, बाकी जो भाग हैं उसमें कुछ जीन्स जुड़े होते हैं और वो लक्षणों को आगे ले जाते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे लक्षणों की अनुवांशिकी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। बात समझा गया? और ऐसा भी देखा गया कि होलेंड्रिक जीन्स अगर किसी का टूट गया और एक्स क्रोमोसोम से जुड़ गया तो एक्स में भी मेल बन जाएगा, मतलब फीमेल होना चाहिए एक्स, लेकिन इतना टुकड़ा टूटा और कहाँ जुड़ गया, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में, तो फीमेल मेल में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जीन जो है जिम्मेदार नहीं मेलनेस या फीमेलनेस के लिए, एक निश्चित भाग है, बाकी जो भाग हैं वो इसी से जुड़े होते हैं और विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उनको हम बोल देते हैं ऐसे इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। और कैरेक्टर्स को बोलते हैं होलेंड्रिक कैरेक्टर्स, हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ये पढ़ना है। वेरिएशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, सबसे बड़ा कारण तो क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण म्यूटेशन है, ठीक है। हर मेन कैरेक्टर का कारण तो क्रॉसिंग ओवर ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण म्यूटेशन भी है। तो ये हम आज एक आउटलाइन है, पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि आपको क्या क्या जेनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। बात समझा रही है? म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिटेल में पढ़ना है, और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ना है। इंटरेक्शन ऑफ जीन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा अभी तक तो ये पढ़ा कि जेनेटिक्स पूरी बेस्ड किससे है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए है उनकी अनुवांशिकी, इन अनुवांशिक लक्षणों जो क्रोमोसोम्स में है उनका अध्ययन तो हम जेनेटिक्स में करते हैं, ये तो पता है आपको। जेनेटिक्स में हम किनका, क्रोमोसोम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। जेनेटिक्स का मतलब हो गया क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का मतलब हम यही मानते थे अभी तक कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, लेकिन बाद में देखा गया कि इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक भी होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस तो हम मानते ही थे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के दो पार्ट हो गए, कैसा हो गया, ये तो मेंडल और नॉन मेंडल इनहेरिटेंस जो सब चल पढ़ रहे हैं वो है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, लेकिन कोशिका द्रव में भी ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आपका ये भी टॉपिक सिलेबस में है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म किस में होता है, ओवा में। स्पर्म में साइटोप्लाज्म तो आपको मालूम है बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे कैरेक्टर ज़्यादातर फीमेल्स के लक्षणों के साथ आगे बढ़ते हैं या फीमेल्स के ओवा के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओवेरियन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके मेन टॉपिक की जो हमने आउटलाइन बनाई है उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हमें मेंडल्स लॉ और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मुख्य टॉपिक कौन कौन से हैं आपको मालूम है,
कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलील, लीथल जीन्स और प्लियोट्रॉपिक जीन्स सब और कोलैबोरेटर जीन्स, मतलब इसमें जो है आपको बहुत कई और टॉपिक है, ठीक है। अभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और ये टॉपिक आपके एक्स्ट्रा हो गए, न्यूट्रिशन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये टॉपिक और एक्स्ट्रा, ठीक है। और फिर हमने देखा होगा न्यूट्रिशन में भी कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, बहुत डिटेल है न्यूट्रिशन भी। न्यूट्रिशन में पहला क्या है, पॉइंट न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो हो रहा है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, और सेकेंड क्या है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स की संरचना में होने वाले परिवर्तन को बोल देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस, एब्रेशन, ये क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन को बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए पॉलीपोलैरिटी, हेटेरोपोलैरिटी के टर्म में अब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं इसमें अभी आपने पढ़ा होगा डिवीजन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, है ना, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में भी दो तरह के पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसवर्जन। जैसे एडेनिन से एडेनिन चेंज होता है तो सब्स्टिट्यूशन, और एडेनिन से थायमिन चेंज, एडेनिन से सॉरी प्यूरिन से प्यूरिन चेंज है तो सब्स्टिट्यूशन, और प्यूरिन से पिरिमिडीन को चेंज कर दिया जाए तो ट्रांसवर्जन। अब देखिए ये जो टॉपिक है ऐसे न्यूमेरिकल चेंजेस हैं, तो इन सब टॉपिक को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो आपकी ये आउटलाइन पिक्चर जेनेटिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हुए हैं और कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो लक्षणों की वंशानुगति है, इनहेरिटेंस, मेंडल और नॉन मेंडल इनहेरिटेंस हो गए, और इसके अलावा इनको कंट्रोल करने वाले कारकों में क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशन है, लिंकेज है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक अलग से टॉपिक हो गया। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, और इसको पढ़ने के साथ साथ में कैरियोटाइप पढ़ना है, और कैरियोटाइप में कौन कौन से क्रोमोसोम्स में क्या लक्षण है वो ह्यूमन जेनेटिक्स में पहुंच जाता है, वो बात है, ठीक है, बाकी का नहीं पढ़ना। अब इतना पढ़ने के बाद फोटो खींचने की है और नहीं मतलब बाहर रहते वीडियो से लेना, ये 2 हफ्ते बाद अपलोड होता है। हाँ वही दिक्कत है, तब तक भूल जाता है। फिर भी ले सकते हो आप, थोड़ा एक विकल्प है। अब
देखिए जेनेटिक्स में आप शुरुआत में ये पढ़ते हैं किसने जेनेटिक्स के बारे में कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके नाम। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसके अलावा कई अन्य नाम हैं। मेंडल का नाम तो सर्वोपरि है। उसके बाद आपको मालूम है कि मेंडल के बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हाँ मॉडर्न जेनेटिक्स, कौन है? टी.एच. मॉर्गन ने क्या काम किया? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना? टर्म बस नहीं दिए थे, एक्सपेरिमेंट्स पे काम किया है। ठीक है, तो उनकी एक पूरी लिस्ट है वैज्ञानिक, तो आप चाहें तो लिख लें। ठीक है, लिखेंगे। और यह सबसे बेहतर तरीका है, आज लिख लीजिए। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो सब कुछ लिखिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, जितने फादर है सबको एक साथ कर देते हैं। और सेकंड लिख लीजिएगा फादर ऑफ अच्छा फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कर लीजिएगा मेंडल। फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। ठीक है, बेटसन, BATESON, बेटसन। थर्ड है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? T.H. मॉर्गन। ठीक है, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, हाँ फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गेरार्ड, GARROD, गेरार्ड। ठीक है, देख लिया। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गेरार्ड। गेरार्ड ने जो अनुवांशिक अध्ययन किए उसमें मनुष्यों पे किए, तो गेरार्ड। फिर अगला है फादर ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, फादर ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, जो अनुपातिक अध्ययन किए, कैसे रिजल्ट आएंगे, तो वो कार्ल र्यूटर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। कार्ल र्यूटर, CALREUTER, कार्ल र्यूटर, कार्ल र्यूटर, COLREUTER, कार्ल र्यूटर हो गया। और हैं COLREUTER, कार्ल र्यूटर। और लास्ट है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, पॉल बर्ग। ठीक है, पॉल बर्ग जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहलाते, कौन है? पॉल बर्ग। अच्छा, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स कौन बताएगा? फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स। भारत में जेनेटिक्स के क्षेत्र में ऐसा बहुत अच्छा काम किसी का नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा आप भी, अगर कुछ है क्या है देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं पता होती, वो पढ़ना ही पड़ता है सबको। अच्छा, चलिए, तो ये तो हो गया आपका जेनेटिक्स के शुरुआती क्वेश्चन जो आ सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि बहुत सारी थ्योरी आई। ठीक है, आता सवाल क्या है? थ्योरीज आई। थ्योरीज बहुत सारी हैं जेनेटिक्स के संदर्भ में। सबसे पहली थ्योरी पाइथागोरस है, वेपर्स थ्योरी बोलते हैं ना। कौन सी थ्योरी? वेपर्स। ये पहली थ्योरी थी जो किसने दी थी? पाइथागोरस ने।
पाइथागोरस का नाम तो सुना है आपने, प्रमेय है ना उनकी। जी सर। इन्होंने वेपर्स थ्योरी दी। दूसरी थ्योरी है फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी एंड पीडो फ्रीज। बस सर ये तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बता रहा है क्या? लालजी सिंह। लालजी सिंह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है। देखिए देख लीजिएगा, अगर आप देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उन्होंने काम किया है। अब कोई किसी का फादर नहीं है, उनके अच्छे कंट्रीब्यूशन के कारण उस क्षेत्र में नाम दे दिया गया, कह देते हैं, है ना। ठीक, कोई भाई कोई भी किसी चीज़ का फादर थोड़ा ना हो सकता, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण लोग कह देते हैं। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव में कहीं पर अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको है। तो वेपर्स थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, तीसरी थ्योरी आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी को दिया था मेलपिगी ने। किसने दिया था? मेलपिघाई ने। चौथी थ्योरी जो आई है वो है पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी को देने वाले थे माफर-ट्विस्ट। पांचवी थ्योरी है इनकेसमेंट थ्योरी। इनकेसमेंट थ्योरी जो चार्ल्स मोनेट ने दी थी। ठीक है। छठवीं थ्योरी है थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस। थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस, इसको देने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। और सातवीं थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी। इसमें दी थी रीजमैन ने। ठीक है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो किस थ्योरी में कौन सी महत्वपूर्ण बात थी उनको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब समय के साथ में अलग अलग थ्योरी आई जिनको जानना जरूरी है। उसके बाद मेंडल्स में हम लोग आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इन शब्दों से क्लियर है। वेपर्स यानी वाष्प, ठीक है। फ्लूइड यानी पानी, ठीक है। प्री फॉर्मेशन मतलब पहले से बना हुआ। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, कण। इनकेसमेंट यानी बॉक्स, छोटा सा केस, चाइनीज बॉक्स टाइप, ठीक है। इपीजेनेसिस यानी हर शरीर के छोटे छोटे हर भाग से छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हैं। इपीजेनेसिस थ्योरी में जो बताया लक्षण इकट्ठे होते हैं। जीन्स इपीजेनेसिस में जीन्स से ही है उसका, कैसे सूक्ष्म जानकारियाँ। और जर्म प्लाज्म से मालूम है कि आपको जो लक्षण यानी जो प्लाज्मा गैमीट सेल्स में हो वो है जर्म प्लाज्मा, जो बाकी सेल्स में है वो है सोमेटोप्लाज्मा, ठीक है। तो इन शब्दों के आधार पर ही आपकी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है।
वेपर्स थ्योरी बताया कि शरीर के विभिन्न भागों में भागों से या विभिन्न कोशिकाओं से मेपर्ट्यूस हिंदी में लिख लीजिए मेपर्ट्यूस, ठीक है, ठीक है। तो अब है क्या, इन वेपर्स थ्योरी यानी शरीर के की विभिन्न कोशिकाओं में या विभिन्न भागों में उसकी एक वाष्प बनती है, वो सब वाष्प इकट्ठी हो जाती है स्पर्म या ओवा में। स्पर्म ओवा शब्द नहीं आएगा, ये वाष्प से ही नए जीवों का निर्माण होता है। वो वाष्प इकट्ठी हो जाती है भ्रूण में और उससे नए जीव बनते हैं, ठीक है ना। भ्रूण में क्या होता है, शरीर के वाष्प जो विभिन्न कोशिकाओं या अंगों की संरचना को लिए हुए होती है, वो वाष्प इकट्ठे होकर के क्या बनाती है, वेपर्स या वाष्प मिल करके भ्रूण में इकट्ठी हो जाती है और नए जीव का निर्माण करती है, ठीक। ये पाइथागोरस ने कहा। फिर एम्पेडोसिलस ने कहा कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से फ्लूइड, जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं की संरचना को लिए होता है, ऐसी विभिन्न संरचनाओं के फ्लूइड इकट्ठे होकर के और भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। शरीर के विभिन्न फ्लूइड के मिलने से एक पूर्ण जीव का निर्माण होता है, जो शरीर की एक छोटी छोटी कॉपी होती है, उन सब के मिलने से, उन सब के फ्लूइड के मिलने से एक बड़ी कॉपी, कंप्लीट कॉपी बन जाती है। मैक पिघाई ने कहा कि जो स्पर्म है इसको ह्यूमन प्लस भी कहते हैं। उन्होंने एक चित्र भी बनाया ऐसा, और चित्र में दिखाया ये हेड है, ये इसके हाथ है मनुष्य के, ये पैर है। बताया ये ऐसा एक छोटा सा मनुष्य स्पर्म के अंदर होता है, ठीक है। वो छोटा सा मनुष्य जो है वो स्पर्म के अंदर होता है और वही ओवा के साथ मिलकर के और नए जीव के रूप में प्रकट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन थ्योरी है ना। फिर पार्टिकुलेट थ्योरी क्या थी, शरीर के विभिन्न भागों से सूक्ष्म कण इकट्ठे होकर एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। और इसी चीज़ को इन्होंने कहा, जैसे चाइनीज बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक विशेष संरचना बॉक्स होते हैं, ऐसे छोटे शरीर में छोटे छोटे केस होते हैं बॉक्स, जो सभी कोशिकाओं के द्वारा या सभी अंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। वो छोटे छोटे बॉक्स, जैसे मकान बनता है तो एक विशेष तरह के डिजाइन के छोटे छोटे बॉक्स या ईंटें मिल करके मकान बनाते हैं, ऐसे इन केस में थ्योरी बताया कि छोटे छोटे केस मिल करके एक क्या बनाते हैं, पूरा शरीर बना देते हैं। ये चार्ल्स बोनेट ने कहा। और डार्विन का कहना था कि छोटे छोटे जीन्स जैसे कुछ लक्षण होते हैं जो विभिन्न कोशिकाओं से या विभिन्न अंगों से निकलते हैं और वो मिल करके एक संपूर्ण जीव बनाते हैं, ठीक है। इपी जीन, छोटे छोटे जीन्स या लक्षण युक्त छोटी छोटी बॉडीज हैं, वो मिल करके एक जीव का निर्माण करती है। और लास्ट में जर्म थ्योरी बीच में कहा कि जीव का निर्माण जो होता है उसमें जर्म प्लाज्म जीव का निर्माण करता है, सोमेटोप्लाज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाता। जो जर्म प्लाज्म स्पर्म या ओवा में ही होता है वही अगली पीढ़ी में वंशानुगत होता है, और जो शरीर की कोशिकाओं में जो संरचनाएं हैं वो अगली पीढ़ी में वांछित नहीं हो पाती। तो इस तरह से ये शुरू में ये थ्योरीज दी गई, इनकी बैक हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। मिटा दें से यही सीरीज थी सर, क्या यही सीरीज क्रम, हाँ क्रम। अब इनके ईयर हमने नहीं नोट किए, ईयर में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लेकिन एक बार आप पाइथागोरस यानी आप बिफोर क्राइस्ट 2000 वर्ष पूर्व से लेकर के और आधुनिक सिद्धांत थ्योरी तक का जो भी काम है वो क्रम से इसमें उन्होंने थ्योरी के रूप में पढ़ लिया। उसके बाद मेन जो लॉ है मैथमेटिक्स का वो बिना मेंडल के खत्म नहीं, इसलिए मेंडल को तो जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा नाम क्या था मेंडल का? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पादरी थे चर्च में, और चर्च में जो खाली जगह थी
उस जगह पर उन्होंने पाइसम सटाइवम यानी मटर पर काम किया। ठीक है, पाइसम सटाइवम या मटर पर उन्होंने देखा कि मटर पर उन्होंने अध्ययन किया कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दो पौधों में अलग अलग हैं। फूल कुछ में जो है सफ़ेद है, कुछ में नीले हैं, लेकिन है तो फूल का ही लक्षण। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ में ये फूल नीले वाले कम हैं, सफ़ेद वाले ज़्यादा है। इसके पीछे क्या कारण है? इन सब के लिए उन्होंने एक लिस्ट बनाई, मटर के विभिन्न लक्षणों की एक लिस्ट बनाई। तो 7 लक्षणों की एक लिस्ट बनाई उन्होंने। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, उन लक्षणों को पढ़ें, उसके बाद फिर हम आगे मेंडल्स के लाभ आते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर जो डिस्कस किए थे, उन कैरेक्टर्स में फिर क्या किया कि सब के उन्होंने क्या किया कि 1-2 रूप हैं। ठीक है, हर लक्षण के 2 रूप हैं। और जब उन्होंने देखा कि जैसे एक फ्लावर उन्होंने लिया वाइट फ्लावर वाले पौधे का क्रॉस उन्होंने पर्पल फ्लावर वाले पौधे से कराया, तो उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में सबके सब फ्लावर वाइट प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक लक्षण के 2 सब क्लास या 2 उपरूप होते हैं। प्रत्येक लक्षण में 2 जीन्स हैं, एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। और जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिप जाता है वो रिसेसिव, और जो लक्षण प्रकट होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। इस आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और उसको समझाने के लिए उन्होंने मेंडल के सभी लक्षण और उनके रिजल्ट का डिस्कशन किया। तो पहला लक्षण था स्टेम की लेंथ था स्टेम। तो लेंथ में उन्होंने देखा एक कैरेक्टर कैसा था, लंबे पौधे का था। और जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इससे क्लियर हो गया कि ये पौधा का डोमिनेंट कैरेक्टर है। और क्रॉस कराने पर जो छिप गया वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इस आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर ये चार्ट बना के कंप्लीट किया कि 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण हैं उनमें जो F1 जनरेशन में मिल रहा है, F1 जनरेशन में जो मिल रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं मिल रहा है वो रिसेसिव। क्रॉस करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो पहला कैरेक्टर लेंथ ऑफ स्टेम, लंबे पौधे और मोनो। दूसरा था फ्लावर पोजीशन का। उन्होंने जो पौधा 2 तरह के पौधे देखे, एक लंबा पौधा, एक मोनो पौधा, लॉन्ग। ठीक है, क्या हुआ बताइए, हमें बता दिया। सर वो असली मार्च और ससली मार्च होते हैं। हाँ अच्छा, हाँ अब वो असली मार्च सही, इनको छोड़ दो हिंदी टर्म, नहीं तो परेशान होगे। एक्सिलरी और टर्मिनल, है ना। जैसे ये लॉन्ग पौधे हैं तो लंबे पौधों में अक्ष से ऐसे जो शाखाएं निकलती हैं, इन पर फ्लावर हो रहा है वो है एक्सिलरी, और फ्लावर के टिप पर अगर फ्लावरिंग हो रही है प्लांट के तो टर्मिनल। ठीक है ना। तो एक्सिलरी ये है कंडीशन, और ये है टर्मिनल। ठीक है। तो एक्सिलरी और टर्मिनल 2 कैरेक्टर हैं।
तो जो कैरेक्टर अक्ष पर है, अक्ष पर फ्लावर आ रहे हैं, वो एक्चुअली ये डोमिनेंट कैरेक्टर देगा और ये बहुत कम मिलानुपात में रिसेसिव है, F1 जनरेशन छिप जाता है। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने दिया फ्लावर, सॉरी पॉड का शेप। कुछ फलियां कैसी थी? स्मूथ, चिकनी। मटर की फली आपने ऐसे देखी, चिकनी फली है, और कुछ फलियों में ऐसे हल्का सा ग्रीन के झुर्रीदार सी होती है। ठीक है, स्मूथ और विंटेड दो कैरेक्टर मिले फलियों के। अधिकांश फलियां स्मूथ थी और कुछ लिक्विड थी। इसके बाद सीड का शेप क्या है? सीड शेप भी कुछ में स्मूथ था और कुछ में लिक्विड था, यानी बीज भी तो चिकना था और कुछ में ऐसे झुर्रीदार सा था। ठीक है, सीड का शेप, बीज भी झुर्रीदार और चिकने थे। तो स्मूथ वाला डोमिनेंट कैरेक्टर और लिक्विड सीड वाला रिसेसिव कैरेक्टर। पांचवा उन्होंने सीड का कलर देखा। तो सीड का कलर सामान्य तौर पर येलो होता है, लेकिन ग्रीन। कुछ बीज कैसे मिले? हरे रंग के मिले। इनका कलर कैसा था? ये पकने के बाद येलो होता है, लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर क्या था? ग्रीन। ठीक। फिर छठवां, फ्लावर का कलर सामान्य तौर पर कैसा था? व्हाइट था, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? पर्पल। अच्छा, एक बार और देख लीजिए। अच्छा, वो लिखा है, छोड़ दीजिए। व्हाइट क्या है? डोमिनेंट है, पर्पल रिसेसिव है। थोड़ा सा एक बार अभी देख लीजिए, है क्या मटेरियल? कॉपी में ही लिखा है, तो थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है क्या? कभी कभी हो जाता है। डोमिनेंट कौन सा है? पर्पल डोमिनेंट है, ठीक है ना वो। और व्हाइट वाला रिसेसिव, सही कह रहे हैं, पढ़ाते व्हाइट रिसेसिव है, हमें ठीक है, सही कह रहे हैं, पर्पल डोमिनेंट है ना। तो अगर पर्पल डोमिनेंट है, सॉरी कौन सा डोमिनेंट है? पर्पल, तो अगली पीढ़ी में कैसा आएगा? ठीक है, अगली पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा ना F1 जनरेशन में, तो पर्पल डोमिनेंट। और सातवां कौन सा कैरेक्टर बचा है? फली का कलर और कलर। तो पर डॉट का कलर सामान्य तौर पर क्या होता है? ग्रीन, और रिसेसिव कैरेक्टर है येलो। ऐसी फलियां बहुत कम मिलती हैं, येलोइश वाइट होती हैं, वो पीलापन लिए हुए सफेद, यानी उनमें पिगमेंट्स नहीं बनता, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो 7 जोड़ी लक्षण मिले उन्हें, वो किसके आधार पर मिले? लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर। ये सब के सब किसको दर्शाते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जिसमें ये बताया गया, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर छिप जाता है। जो लक्षण प्रकट होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, जो लक्षण छिप जाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। और इस नियम को प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने में क्या किया? ये मटर का एक पौधा है, इसको उन्होंने एक पॉलिथीन बैग से ढक दिया, दूसरा पौधा है उसको भी पॉलिथीन बैग से, ठीक, इसलिए ढक दिया कि हमें जिसको जिसमें क्रॉस कराना है वो हमारे हाथ में हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो।
अब ढकने के बाद फ्लावर पे, इस फ्लावर एक पौधा है ये, फ्लावर में थैलमस है, कैलिक्स होंगे, करोला होंगे और एंड्रोसियम होंगे और गाइनोसियम। तो क्या किया, एक फ्लावर के एंड्रोसियम को तोड़ दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ठीक है ना। और दूसरे फ्लावर के एंड्रोसियम को तोड़ा और उस एंड्रोसियम को इसके गाइनोसियम में, इसके एंड्रोसियम को तोड़ दिया, इस वाले फ्लावर के एंड्रोसियम को तोड़ दिया और दूसरे फ्लावर के जो एंड्रोसियम थे उनको तोड़ करके इनके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा में डाल दिया, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, मान लीजिए मेल फ्लावर, इसको कह देंगे फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट, मेल प्लांट, ठीक है तो हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इनके हमने पॉलन ग्रेन्स को लिया और इनके ओवा में मतलब स्टिग्मा में डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें पता है कि हम क्रॉस किसके किसके बीच में करा रहे हैं, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो ये काम उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण काम उनका यही था कि उन्होंने हर पौधे का क्रॉस कराने के पीछे उसका कंट्रोल किया पहले कि हमें जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हमारी इच्छा अनुसार हो। उसके लिए पौधों पे पहले एक पॉलिथीन बैग लगा करके सेल्फ पॉलिनेशन रोका, क्रॉस पॉलिनेशन रोका, क्योंकि मक्खियाँ मकरंद के लिए, नेक्टर के लिए आएंगी, बैठेगी तो वही पॉलन ग्रेन ले आएंगी। तो कंट्रोल रेट पे पॉलिनेशन तभी संभव है जब हम खुद उसको जो है क्रॉस कराएं। तो ये काम उन्होंने किया, ठीक है। और ऐसे काम में उन्होंने देखा कि जिन पौधों में जो क्रॉस कराना उनके लक्षण क्या हैं, और उन लक्षणों के आधार पर उन्होंने चार्ट में लिख दिया कि 2 लक्षण दिए। ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला बात नहीं आई पहले, ठीक है। ये 2 लक्षण दिए उन्होंने, एक लंबा पौधा लिया, एक गोला पौधा लिया, उनका क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस करा दिया, इसका एंडोसियम इसमें डाला, ठीक है। अब जब इसमें क्या होगा, अब फूल में बनेंगे फल, बीज बनेंगे, फल में बीज बनेंगे, मटर की फलियां बनेंगी, उसके अंदर बीज बनेंगे। अब उनका लक्षण क्या है, वो मटर के बीज को बोने के बाद मिलेगा ना। तो जब बोया तो देखा सबके सब पौधे लंबे हुए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लंबा वाला जो कैरेक्टर है, लंबाई वाला, वो डोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरह से सब उन्होंने क्रॉस किया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर मेंडल का 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने अध्ययन करके एक लिस्ट बनाई और उन्होंने बताया कि प्रत्येक लक्षण 3 स्थिति में होता है। होमोजाइगस डोमिनेंट स्थिति में हो सकता है। होमोजाइगस मतलब जब दोनों एलील समान रूप से प्रभावी हो, दोनों जीन्स समान रूप से प्रभावी हो तो कहलाते हैं एलील। तो एलील दोनों जो है एक से हो। दूसरी स्थिति एलील दोनों एक से हो लेकिन अप्रभावी वाले हो, रिसेसिव हो, ठीक है। और तीसरी स्थिति दोनों मिल जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी हेटेरोजाइगस स्थिति कहलाई, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने जीन्स के प्रत्येक लक्षण के 2 रूपों के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप हमने कितने पढ़े हैं अभी तक, ए बी, ए बी, ओ और एक और बड़ा है आर एच फैक्टर, ये भी ब्लड ग्रुप ही है। तो विभिन्न ब्लड ग्रुप का निर्माण अगर सिर्फ 2 ही लक्षण होते तो संभव नहीं था, या फिर ए होता या बी होता। लेकिन जीन्स की आपस में इंटरेक्शन के कारण ए बी जब दोनों मिल गए तो तीसरा ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। दोनों में एंटीजन नहीं है तो ओ बन गया। आर एच फैक्टर भी जो है एक 5वां ब्लड ग्रुप है। इस तरह और भी ब्लड ग्रुप कुछ है। फिर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये भी है। तो ये सब जो है वो कहते हैं मल्टीपल एलील्स। उसको हमने बाद में पढ़ा, मेंडल के नियम से वो परिभाषित नहीं हो पा रहा था। इसलिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाला जो पार्ट है इंटरेक्शन ऑफ जीन, उसके तहत उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब देखिए एक दिक्कत इसमें ये थी कि एक जीन का क्रॉस, एक लक्षण क्रॉस, ये लंबे पौधे का क्रॉस
पौधे पौधे से करा दिया तो पहली पीढ़ी में हमें लंबे पौधे तो प्राप्त हो गए, लेकिन अब इन बीज ये इन लक्षणों में जो जीन्स हैं इनको हम अलग कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या थी। हाइब्रिड बन गया, वो पेरेंट हैं और ये है F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के पौधों का हमने देखा कि हमें सबके सब लंबे मिल रहे हैं। ठीक, अब लंबाई वाला कैरेक्टर हर जगह नहीं काम का। जैसे आप देखेंगे कि सब लोग चाहते हैं गोरे हो जाए, लेकिन गोरे लोग जो है गर्म एनवायरनमेंट में रहने के लिए सुटेबल नहीं है, उनको परेशानी होगी। ठीक है, जैसे हमारे एक मित्र पृथ्वी, वो थे हिमाचल प्रदेश के जियोलॉजी इंस्टीट्यूट में थे रिसर्च में, तो अब वो बहुत परेशान हो जाते थे गर्मी के मौसम में। पहले बस PhD हो जाए, बस वहीं हिमाचल चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए वो सुटेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे चावल हैं, कम होते हैं, जैसे माँ चिनावर है, कम होता है, लेकिन उसका अपना एक विशेष टेस्ट और फ्लेवर है जिस कारण से लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो उसके आइडेंटिकल करेक्टर है, मतलब ये करेक्टर कहीं ना कहीं सुलभ नेचर के लिए, कहीं के लिए उपयुक्त है ना। ये अभी करेक्टर छिप गया अगर, तो आगे कैसे दोबारा प्राप्त किया जाए, ये एक समस्या थी। ठीक है, तो यह कैसे पृथक हो, ये एक समस्या थी। तो उन्होंने मेंडल ने कहा कि इन F1 जनरेशन के पौधों का अगर हम आपस में क्रॉस करा दें, ठीक है, तो आपस में क्रॉस कराने से हमें अगली पीढ़ी में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये लक्षण प्राप्त होंगे, जिसमें 1:2:1, ये इनका जीनोटाइप होगा, यानी जीनोटाइपिक रेशियो होगा। और देखने में 3 अनुपात वाले लंबे होंगे और 1 अनुपात में बौने होंगे, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात उन्होंने बताया कि इस तरह से प्राप्त होगा। देखने में तो ये सब के सब लंबे दिख रहे हैं और 1 अनुपात में बौने होंगे, तो इस तरह से ये बौना पौधा के मिलने से हमें जो समस्या थी वो खत्म हो गई। जो लक्षण छिप गए थे वो फिर से प्रकट हो गए, इसलिए इसमें क्या कह दिया गया, ठीक है। लाभ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन SAGRE, सेग्रीगेट मतलब पृथक, लाभ सेग्रीगेशन पृथक करने का नियम, और पृथक होने के कारण ही ये लक्षण हमें दोबारा फिर से प्राप्त हो पाएंगे। अगर ये हाइब्रिड कंडीशन में रह आएंगे, फिर से अगला क्रॉस पॉलिनेशन कराते रहेंगे तो दिक्कत है। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तभी ये स्थिति आती है ना। फिर ऐसी स्थिति के अलावा जैसे अब हमें ज़्यादा अनुपात में हमें वापस रिसेसिव कैरेक्टर प्राप्त करना है। अच्छा, इनको भी देखा, ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर पनेट में, इसका एक और तरीका बता दिया। उन्होंने कहा वैसे चेकर बोर्ड में रख दो, स्कूल में पनेट स्क्वायर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ये मान लीजिए मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जीनोटाइप क्या होगा वो आपको इस तरह से जो चेकर बोर्ड में रखने से मिल जाएगा। यही जीनोटाइप आपको सब जगह मिलेगा। तो इस तरह से रख करके उन्होंने बहुत आसान तरीके से समझने के लिए चार्ट बना दिया। ठीक है, अब ये लक्षण किस अनुपात में होंगे, ये अनुपात हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो तो संख्या के आधार पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चार्ट के आधार पर बता दिया कि अनुपात ये होगा। ठीक है, और वो बिल्कुल वो मैच कर गया। इसका मतलब ये फार्मूला उनका सही था।
ऐसे देखिए सबके सब कैसे होंगे F1 जनरेशन में लंबे, इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन के परिणाम आपको मिल गए। अब F1 जनरेशन में क्रॉस करा दिया किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अपने आप अनुपात आपको दिख रहा है 70% तो लंबे हैं देखने में, लेकिन जीनोटाइप देखेंगे तो 1 अनुपात में होमोजाइगस लंबे, 2 अनुपात में हेटेरोजाइगस लंबे और 1 अनुपात में बौने हैं। ठीक, ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता करने का नियम। ठीक है, तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो 2 जोड़ी लक्षणों पर काम करता है, जीन्स के विनिमय के आधार पर काम करता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिविभाजन। ठीक हो गया। अच्छा, चाहे तो अपना पर्सनल तो इसको पूरा कर देते हैं। स्वतंत्र अभिविभाजन के नियम में उन्होंने बताया कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं, 2 जोड़ी लक्षण, जैसे एक हमने ले लिया पौधा, कौन सा, पौधे में राउंड बीज का जैसा राउंड बीज है और कलर उसका येलो है, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, गोल पीला। ठीक है, राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड में कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल आर स्मॉल वाई दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेके क्रॉस कराते हैं तो ये क्या है पेरेंट्स, तो F1 जनरेशन कैसी होगी, F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रकट प्राप्त होंगे। तो कैसे हो गए ये राउंड येलो। ठीक, यानी जब हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर प्राप्त होते हैं। जब इन डोमिनेंट कैरेक्टर वाले F1 जनरेशन के पौधों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो F2 जनरेशन में या F1 जनरेशन की निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका तरीका क्या है, चेकर बोर्ड बना लीजिए। तो चेकर बोर्ड में ये देखा 4 तरह की गैमेट्स बनेगी, एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, दूसरे में कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, तीसरे में स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा, चौथे में स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। 4 तरह के गैमेट बनेंगे, यानी मान लीजिए मेल प्लांट है तो इसमें स्पर्म बनेगा और इसमें जो ओवा बनेंगे उसमें भी 4 तरीके के गैमेट बनेंगे। तो उसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह के जो है आप इनको उतार लेंगे तो अपने आप स्थिति ये आएगी कि यहाँ पर होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यानी 1 अनुपात में क्या मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन, कितने अनुपात में, 1 अनुपात से। ठीक है, उसके बाद 3 अनुपात में क्या मिलेंगे, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल एक हाँ एक यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी रिंकल्ड येलो वाला एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ एक, ठीक है। यानी येलो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे रिंकल्ड येलो कितने अनुपात में मिले 3 अनुपात, ठीक। इसी तरह से 1 2 3 ये लोकेशन कैसी है इनको देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई आर मतलब राउंड और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन राउंड ग्रीन ये 3 अनुपात हैं और बाकी जितने अनुपात हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अनुपात में कैसे मिलेंगे राउंड येलो। जैसे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब में है ना। यहाँ पर क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं कैपिटल वाई यहाँ ऐसी है ना स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब जगहों पर एक कम से कम एक कैपिटल आर और कम से कम एक कैपिटल वाई है। तो इस तरह से ये फिनोटिपिक अनुपात जो आया ये आया 9 3 3 1 अनुपात, ठीक। लेकिन जीनोटाइप अनुपात देखिए 1 मात्र है ना ये 1 अनुपात 2 कैसा है ये वाला इसके जैसा है कि नहीं है 1 अनुपात 2 फिर ये वाला अकेला है ऐसा तीसरा नहीं मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं पर है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4 ये देखिए मिला दीजिए 4 अभी ना करिए अनुपात 2 इनको और इनको देखिए सेम है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 हो गया। फिर ये देखिए उसके बाद यही तो बचा 4 अनुपात 4 देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 यहाँ तक हो गया। 4 के बाद फिर अनुपात 2 देखिए समझ फिर अनुपात 1 है फिर अनुपात 2 फिर अनुपात 1 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 देखिए ये 4 हो गया था 4 अनुपात 2 ये हो गया 2 1 से हैं फिर अनुपात 1 फिर अनुपात 2 फिर अनुपात 1 इसको दे रहे 12 12 42 12 1 देखो 1 2 1 2 ऐसा हो गया 24 हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्लियर हो गया ना। आपको अब याद करने में दिक्कत है 1 2 1 2 यहाँ से लिख दो 1 2 1 2 यहाँ से लिख दो
विचार बस ठीक है, यही है ना, ए दो यहाँ से ए दो हो गया। तो ये हो गया जीनोटाइपिक अनुपात। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है ये प्राप्त होता है, लेकिन मेन बात क्या आई कि आधा एक करेक्टर डोमिनेंट है, एक करेक्टर रिसेसिव है। इसमें भी एक करेक्टर डोमिनेंट है, एक करेक्टर रिसेसिव है। तो उन्होंने बताया कि जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्लास कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट करेक्टर प्राप्त होते हैं, लेकिन इन F1 जनरेशन के पदों का आपस में क्लास कराने पर हमें 9 अनुपात में डोमिनेंट करेक्टर 1 अनुपात में रिसेसिव करेक्टर के अतिरिक्त 3 अनुपात में रिकॉम्बिनेंट करेक्टर प्राप्त होते हैं, जो जीन्स के स्वतंत्र अभिव्यवन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण संभव है। ठीक है, यानी दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीन्स आपस में स्वतंत्र रूप से जीन्स का विनिमय या लेन देन करते हैं, जिस कारण से हमें अगली पीढ़ी में 9-3-3-1 अनुपात जो प्राप्त होते हैं, उसमें 3-3 अनुपात में हमें नए लक्षण जो पेरेंट्स में नहीं पाए जाते थे वो मिल जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र अभिव्यवन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करना। हो गया, इतना ही है, ठीक है। इसको आगे जो है कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।